पीएनबी घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी पर डोमिनिका की स्थानीय कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। कोर्ट में मेहुल चोकसी ने कहा, डोमिनिका में मैं सुरक्षित नहीं। पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चोकसी पर डोमिनिका हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई की जाएगी। भारतीय समय के मुताबिक कल शाम तकरीबन 7 बजे मेहुल चोकसी पर सुनवाई शुरू हुई। आरोप है कि 23 मई को मेहुल चोकसी एंटीगुआ से डोमिनिका गया था, जहां 25 मई को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद सीबीआई की डीआईजी की अगुवाई में एक टीम डोमिनिका गई है ताकि मेहुल चोकसी को भारत लाया जा सके। हालांकि इस बीच मेहुल चोकसी के भाई चेतन चोकसी पर वहां के विपक्ष के नेता को रिश्वत देकर मामले को दबाने की कोशिश का भी आरोप लगा है, लेकिन विपक्ष के नेता लेनेक्स लिंटन ने रिश्वत लेने के आरोप से इनकार किया है। मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये दावा किया है कि उनके पति पर लगे सारे आरोप झूठे हैं। एंटीगुआ से उनका अपहरण किया गया था। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र पर बरसी ममता, कहा दिसंबर से पहले सभी नागरिकों का टीकाकरण सिर्फ एक धोखा है। केंद्र पर लगाया गलत बयान का आरोप। पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार में तकरार खत्म होती नजर नहीं आ रही। ममता और केंद्र सरकार के बीच तनाव में बंगाल के पूर्व सचिव अल्पन बंदोपाध्याय पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उन्हें केंद्र की ओर से कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया। इस नोटिस में पूर्व सचिव बंदोपाध्याय को 72 घंटे का वक्त देते हुए केंद्र ने लिखित स्पष्टीकरण मांगा है कि अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 के तहत एक्शन क्यों न लिया जाए। इस प्रावधान के तहत अल्पन बंदोपाध्याय को 2 साल तक की कैद हो सकती है। इस विवाद की जड़ चक्रवात यास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी का शामिल न होना है। बीते शुक्रवार को पीएम मोदी चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। उनकी सीएम ममता बनर्जी और मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के साथ समीक्षा बैठक थी, लेकिन आरोप है कि ममता बनर्जी ने पीएम को आधे घंटे इंतजार कराया। मुख्य सचिव के साथ बैठक में पहुंची ममता ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और ये कहकर चली गई कि उन्हें कुछ दूसरी बैठकों में हिस्सा लेना है। बंगाल में चुनावी हिंसा में पीड़ितों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसकी तरफ करीब 150 से 200 लोगों के पुनर्वास का काम शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद राज्य में हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद बनी 3 सदस्यीय कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत फिलहाल 150 से 200 लोगों को सुरक्षित पुनर्वास कराए जाने का काम शुरू किया गया है, जहां पुलिस संरक्षण में लोगों के पुनर्वास का काम शुरू किया गया है। हम लोग जाने का बाद भी टॉर्चर हो सकता है हम लोग का ऊपर, उसका बाद अगर पुलिस क्या स्टेप लेते हैं, मेन वही बात है। देखिए, अभी फिलहाल इस एक पुलिस स्टेशन के तो 140 से ऊपर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो आज 1 महीने के बाद अपने घर में घुसेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने समिति को स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने और उन सभी लोगों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने का काम सौंपा है, जिन्हें चुनाव के बाद की हिंसा की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा था। बीजेपी ने दावा किया है कि ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार के शासन में अब तक 140 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में कमी जरूर आई है, फिर भी 24 घंटे में 15,169 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 15,169 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 57,76,184 हो गई है। इस दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 285 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 96,751 हो गई है। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 923 नए केस आए हैं। इसी के साथ मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,07,041 हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 31 मौत हुई। मुंबई में कोरोना से अब तक 14,880 मौत हो चुकी है। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार उठाएगी। राज्य की महिला और बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर का कहना है कि ऐसे बच्चों के खाते में 5-5 लाख रुपए जमा किए जाएंगे, जो 21 साल पूरे होने पर उन्हें मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कोरोना में माता पिता में से एक को खोया है तो उन्हें भी आर्थिक मदद दी जाएगी।
महाराष्ट्र बोर्ड की परीक्षा रद्द होने को लेकर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने परीक्षा रद्द करने को लेकर एक प्रस्ताव राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भेज दिया है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई। बैठक में सभी की राय थी कि कोरोना को देखते हुए 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द की जाए। उद्धव सरकार का कहना है कि उनके लिए छात्रों की सेहत और सुरक्षा सबसे अहम है, इसलिए राज्य सरकार नो एग्जामिनेशन रूट अपनाना चाहती है। राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने को लेकर एक प्रस्ताव महाराष्ट्र के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भेजा है। स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ का कहना है कि परीक्षा रद्द करने को लेकर ऐलान जल्दी ही किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार 10वीं की बोर्ड की परीक्षा पहले ही रद्द कर चुकी है। जब सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया गया तो महाराष्ट्र सरकार ने फैसले का स्वागत किया था। तभी साफ हो गया था कि महाराष्ट्र सरकार भी स्टेट बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के पक्ष में है। लेकिन ऐलान में देरी को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। दिसंबर तक देश में सभी को वैक्सीन लगाने के दावे को ममता बनर्जी ने निराधार बताया। ममता के मुताबिक ऐसा किया जाना संभव नहीं है। देश भर में जारी कोरोना टीकाकरण के बीच वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमला बोला है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र राज्य सरकारों को टीके नहीं भेज रहा है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार से राज्यों के लिए वैक्सीन खरीदने और सभी को मुफ्त देने की मांग भी उठाई है। इस बीच केंद्र सरकार के दिसंबर 2021 तक सभी देशवासियों के वैक्सीन लगाए जाने के दावे को ममता बनर्जी ने झूठा बताया है। वो तो पहले से ऐसा ही बोलता है ना। पहले बिहार में इलेक्शन का चुनाव का पहले बोला था कि आपका चुनाव हम सबको वैक्सीन कर देगा 100%। अभी भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो ऐसा वो लोगों ने कहता है कुछ जिसमें कोई महत्व नहीं होता है। गौरतलब है कि सीएम ममता बनर्जी इससे पहले भी कोरोना वैक्सीन की खरीद केंद्र सरकार की तरफ से करके राज्यों को मुफ्त देने की पैरवी कर चुकी है। मुंबई में आम लोगों के साथ ही दिव्यांगों का वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। मुंबई के जसलोक अस्पताल में एक एनजीओ की मदद से इस काम को किया जा रहा है। मुंबई में आम लोगों के साथ ही दिव्यांगों का भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मुंबई के जसलोक अस्पताल में एक एनजीओ की मदद से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। मुंबई का जय वकील फाउंडेशन पिछले 7 दशक से दिव्यांग लोगों के लिए काम कर रहा है, जो कि दिव्यांग के वैक्सीनेशन में मदद कर रहा है। जिस तरीके से इनका मानसिक स्तर देखा जाए तो वो बच्चे साफ साफ है कि अपने आप को वैक्सीन के लिए तैयार कर रहे हैं और यही समझ रहे हैं कि हम उसी स्कूल में जा रहे हैं जहां कम से कम इस तरीके के वातावरण है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मेंटली चैलेंज्ड लोगों का है और इनका वैक्सीनेशन किसी चुनौती से कम नहीं है। इस काम को मुंबई के जसलोक अस्पताल में बखूबी किया जा रहा है। जय वकील फाउंडेशन की मदद से अब तक 700 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। नया एनवायरनमेंट में लेके जाओ तो बहुत दिक्कत हो सकती है। वो मना कर सकते हैं लेने को या बिहेवियर अग्रेसिव हो सकते हैं, बिहेवियर इश्यूज हो सकते हैं। तो पेरेंट्स को वहाँ पर संभालना मुश्किल हो जाता है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जल्द ही सत्ता से बाहर हो सकते हैं। नफ्ताली बेनेट की नेतृत्व में नई सरकार जल्द बन सकती है। इजराइल में चल रही सियासी उठापटक के बीच नफ्ताली बेनेट इजराइल के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू की जगह लेंगे। बेनेट ने लंबे वक्त तक नेतन्याहू के साथ काम किया है और वो खुद को नेतन्याहू से ज्यादा दक्षिणपंथी बता चुके हैं। 49 वर्षीय बेनेट राजनीति में आने से पहले टेक एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं। एक पूर्व स्पेशल फोर्स कमांडो, बेनेट अमेरिका में जन्मे माता पिता के बेटे हैं। बेनेट अभी अपने पत्नी और 4 बच्चों के साथ इजराइल के रानाना में रहते हैं। फरवरी में बेनेट ने कहा था, मैं नेतन्याहू की तुलना में ज्यादा दक्षिणपंथी हूँ, लेकिन मैं राजनीतिक रूप से खुद को बढ़ावा देने के लिए एक टूल के रूप में नफरत या ध्रुवीकरण का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। बेनेट को अर्थव्यवस्था पर अति उदार माना जाता है और वो ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख के लिए जाने जाते हैं। श्रीलंका के पश्चिमी तट पर एक मालवाहक जहाज डूबने के कगार पर पहुंच गया है, जिसमें कई टन केमिकल भरा हुआ है।
श्रीलंका के पश्चिमी तट पर कई टन केमिकल से भरा कार्गो शिप अब डूबने लगा है। 20 मई को सिंगापुर के MV एक्सप्रेस पर्ल कार्गो जहाज में आग लग गई थी। इस जहाज में 25 टन केमिकल समेत 1486 केमिकल कंटेनर्स थे। 1 जून को कड़ी मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इस दौरान भारी मात्रा में जहाज का मलबा श्रीलंका के समुद्री तटों पर जमा हो गया, जिसकी वजह से मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई। साथ ही इससे पर्यावरण की तबाही की आशंका भी बढ़ गई है। श्रीलंका के तटों की सफाई के लिए सैकड़ों सैनिक तैनात किए गए हैं। श्रीलंका की सरकार ने इसे अब तक का सबसे बुरा समुद्री हादसा बताया है। ब्राजील में अमेज़न नदी में बाढ़ आने से करीब 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। तस्वीर ब्राजील के नेग्रो इलाके की है, जहां लगातार बारिश के बाद अमेज़न नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई। घर पानी में डूबे हैं, लेकिन लोगों के पास इन घरों में रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। लोगों का कहना है कि अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। इस बाढ़ से करीब 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ब्राजील के भूवैज्ञानिकों का कहना है कि साल 2012 में अमेज़न का जलस्तर 30 मीटर चला गया था और 110 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया था। और इस साल तो अमेज़न का जलस्तर 30 मीटर के भी पार है। बाढ़ ने लगभग 4 लाख लोगों को प्रभावित किया है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है मनाउस। ये वही इलाका है जहां कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत हो गई थी। और अब बाढ़ कोरोना महामारी के हालातों को और गंभीर बना सकती है। स्पेन में एक फिशिंग बोट से करीब 15 टन ड्रग्स बरामद की गई। स्पेन के कैनरी द्वीप के पूर्वी तट पर स्पेन के कस्टम विभाग ने भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है। एक फिशिंग बोट के जरिए सैकड़ों बोरियों में ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी, जिसकी खबर स्पेन के कस्टम विभाग को मिली थी। कस्टम विभाग ने कैनरी तट से 30 मील दूर एक फिशिंग बोट को रोका, जिसमें करीब 15 टन ड्रग्स बरामद की गई। साथ ही फिशिंग बोट के ड्राइवर समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। स्पेनिश अधिकारियों ने मंगोलियाई दूतावास अधिकारियों के जोर देने पर ओडिसी 227 पर सवार होकर ड्रग्स के खिलाफ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। फिशिंग बोट को फिलहाल सैन्य तोपखाने में बंदरगाह पर भेज दिया है। अमेरिका में मनाया गया धूमधाम से मेमोरियल डे। अमेरिकी जनता ने शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इकतीस मई को पूरे अमेरिका में बड़े ही धूमधाम से मेमोरियल डे मनाया गया। मेमोरियल डे उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जो अमेरिका के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। तस्वीरें लॉस एंजलिस राष्ट्रीय कब्रिस्तान की हैं, जहां अमेरिकी सैनिकों की कब्र पर झंडे गाड़े गए। पेंसिल्वेनिया में शहीदों की याद में सेना के दिग्गजों ने परेड निकाली। ओहियो में पक्षियों को आजाद करके मेमोरियल डे मनाया गया। साथ ही पुराने जहाजों ने अनोखे करतब दिखाए। लोगों ने शहीदों की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी और उन्हें याद करके भावुक भी हो गए। सेना के दिग्गजों ने राष्ट्रीय गान गाकर शहीदों को सम्मानित किया। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने दुनिया भर में अब ऐसे कोरोना हॉटस्पॉट बताए हैं जहां नए कोरोना वायरस कहर ढा सकते हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच अमेरिकी शोधकर्ताओं ने दुनिया भर में ऐसे नए हॉटस्पॉट बनाए हैं जहां पर नया कोरोना वायरस फैल सकता है। नई स्टडी में रिमोट सेंसिंग के इस्तेमाल के जरिए चमगादड़ों की उपस्थिति की पहचान की गई है।
ये स्टडी पश्चिम यूरोप से दक्षिण पूर्व एशिया तक की रेंज में की गई है। ये स्टडी बर्कले स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने की है। इसमें पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान और मैसी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूजीलैंड के शोधकर्ता भी शामिल थे। स्टडी में शोधकर्ताओं ने तलाश की है कि किन जगहों पर चमगादड़ों से नए कोरोना वायरस इंसानों में फैलने का खतरा ज्यादा हो सकता है। इस रिसर्च की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन हॉट स्पॉट की पहचान की गई है उनमें से ज्यादातर चीन में हो सकते हैं। स्टडी का मकसद था भविष्य में कोरोना वायरस कहां से पनप सकता है उसकी पहचान करना। इसके अलावा जापान के कुछ हिस्सों, उत्तरी फिलीपींस के भी कुछ हिस्सों को इसमें शामिल किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मीडिया और राजनयिकों से कहा है कि वो आक्रामक रुख में नरमी लाए। आइए देखते हैं जिनपिंग ने बात क्यों कही ऐसी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद संवाद के लिए देश की सरकारी मीडिया और राजनयिकों से नरम युग अपनाने की हिदायत दी है, जिसमें खुलापन हो। पर्यवेक्षकों का मानना है कि कोरोना की वजह से चीन के दुनिया भर में अलग थलग पड़ने को देखते हुए ये उसका बैकफुट पर आना है। माओ के बाद शी जिनपिंग की चीन में सबसे ज्यादा शक्तिशाली नेता की छवि है। शी जिनपिंग ने ये बात पोलित ब्यूरो के समूह अध्ययन सत्र के दौरान कही है। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन की बातों को बेहतर तरीके से बताने के लिए नए कॉन्सेप्ट, क्षेत्र और अभिव्यक्ति का निर्माण किया जाना चाहिए। शी जिनपिंग के मुताबिक अब संदेश को नरमी और विनम्रता से कहे जाने की जरूरत है। चीन के राष्ट्रपति के भाषण पर सरकारी चाइना डेली ने लिखा है कि शी जिनपिंग ने कहा है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसमें खुलापन, विश्वास हो और इसे नरमी और विनम्रता से कहा जाना चाहिए। शी जिनपिंग ने चीन संस्कृति को विदेशों में प्रसारित करने की कोशिश पर जोर दिया और कहा कि कम्युनिस्ट देश की विश्वसनीय, प्रशंसनीय और सम्माननीय छवि बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.